विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्यान्धकारपहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔ छयवरट् लं यमगणं झपय घड़दश जबगड़दश खप चट चट तव कपय शससर फल माहेश्वराणी सूत्र के पाठ में हमने इदम के रूप सिद्ध किए थे और इदम के रूप सिद्ध तो किए थे, उसके साथ साथ एक विशेष बात हमने इदम के रूप में ये देखी थी कि यदि पुनर्ग्रहण की बात आ जाए, किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहा गया हो, वही बात दूसरी बात उसी व्यक्ति के लिए कह दी जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर अन्वादेश होता है। तो अन्वादेश की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में हमने जो इदम शब्द पढ़ा है उसको आदेश हो जाता है द्वितीया में, टा में और ओस में इदम के स्थान पे इन बैठ जाता है, अर्थात इदम को एन आदेश हो जाता है। एन रूप थोड़े अलग बन जाते हैं। तो कई बार आप लोगों को कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले वाक्य में जो प्रयोग है वो तो इदम के रूप का प्रयोग है और दूसरे वाक्य में भी इदम के रूप का प्रयोग हो सकता था, लेकिन इदम का प्रयोग ना करके दूसरा सा कुछ अलग सा ही प्रयोग मिलेगा। तो वो अन्वादेश इसी के कारण होता है, इसी सूत्र के कारण यही विधान किया गया है। जैसे अनेन व्याकरणम अधीयम एवं छंदो अध्याप्य या इमं बालकम शिक्षाम पिपीठः अथो एनम वेदम अध्याप्य। तो इस प्रकार के प्रयोग आप सबको बताए थे। अब एक शब्द आ रहा है सिद्ध होने के लिए, क्योंकि यहाँ मकारांत पुल्लिंग शब्द तो पूरे हो गए हैं। अब नकारांत शब्द आ रहा है, क्योंकि यमगणनम फिर नकारांत आएगा, तो नकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है। तो राजरी दीप्तौ धातु है, थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी हम पाठ में बैठ गए, तो अब वो उठेंगे तो है नहीं, और अचानक से लाइट जो है यहाँ हमारे स्थान पर चली गई है। तो जो देख रहे होंगे लाइव, तो उनको थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा होगा। राजरी दीप्तौ धातु है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी लाइट, कोई बात नहीं है। तो राजरी दीप्तौ धातु है। राजरी दीप्तौ धातु जो है वो भवादि गण की उभयपदी धातु है, और ये धातु से उणादि का एक सूत्र है। ये उणादि सूत्र भी, उणादि सूत्रों से जो शब्द बनते हैं उनको भी साधु माना गया है, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा स्वीकार्य हैं। ये आपके 4000 सूत्रों में से नहीं, अलग से होते हैं, तो इनका पाठ अलग ही होता है। पंचपाठी व्याकरण होती है तो उसमें उणादि का पाठ भी होता है। सूत्र होते हैं, धातु, सूत्र, गण इत्यादि, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। पंचपाठी व्याकरण में 5 भाग, व्याकरण को 5 पाठ में माना जाता है, धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। तो एक सूत्र है कनिन यु वृषि तक्षी राजी धन्वी द्यु प्रति दिवह। कनिन यु वृषि तक्षी राजी धन्वी द्यु
प्रतिदिवः, उणादि सूत्र है ये। तो डिस्प्ले करने वाले, क्योंकि यहाँ तो हम लिख भी देंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा नहीं, डिस्प्ले करने वाले जो सेवा करते हैं वो डिस्प्ले कर देंगे। थोड़ा सा उनके डिस्प्ले करने के लिए हल्का सा लिख दे रहे हैं, कनिन यु वृषि। आप तो उणादि अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन संस्कार तो पढ़ना चाहिए ना। तक्षी, कनिन यु वृषि तक्षी राजी, यही राजरी धातु के लिए ये राजी, राजी धन्वी, द्यू प्रतिदिवः, ये सूत्र है। इस सूत्र से कनिन प्रत्यय होता है, कनिन प्रत्यय। राजरी में आप देखेंगे तो जकार बचेगा, राज में भी जो जकार है वो हलंत वाला बचेगा। तो राज में आप यदि कनिन प्रत्यय करके देखें स्वयं से भी, तो कनिन में भी हलंत्यम से नकार चला जाएगा, और फिर अदर्शनम लोपः तस्य लोपः, ककार भी चला जाएगा, इकार भी उपदेश अजनुनासिक से चला जाएगा, ककार लशकवत अदिते से, तो नकार मात्र शेष मिलेगा इसमें आपको, और ककार उत्तरोत्तर जो आकार है वो मिलेगा। तो अन मिलेगा, राज के साथ मिला देंगे तो अन को राजन शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार ये कनिन प्रत्यय होके राजन शब्द ये बनता है। राजरी, राजा के लिए राजन, तो ये प्रातिपदिक क्या बन गया, राजन। राजन प्रातिपदिक है। अब ये राजन प्रातिपदिक में नकारांत प्रातिपदिक है, राजरी दीप्तों का अर्थ निकलता है राजते शोभत इति राजा। हमारे 21 प्रत्यय आएंगे, उनमें से द्वैक्यो द्विवचने एक वचने से राजन धन सु आ जाएगा, सु में सकार बचेगा, इतना तो अब आप समझिए। अब यहां पर दो सूत्रों के द्वारा कार्य युगपत प्राप्त हैं, ये आप देख के आए हैं। कई सूत्रों के द्वारा कार्य जो हैं वो युगपत प्राप्त होते हैं। खली कपोतर न्याय से एक साथ ही आगे बैठ जाते हैं, जैसे कबूतर एक साथ आगे दाना चुगते हैं और एक साथ ही उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से युगपत। सर्वनामना, एक तो हलगाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रयुक्त हल से सकार का लोप प्राप्त है। एक सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र जो है उससे उपदा दीर्घ प्राप्त है। किसको पहले किया जाए, तो परत्व का सिद्धांत यहां पे ले लिया गया, तो परत्व के सिद्धांत से उपदा दीर्घ कर लो, और परत्व के सिद्धांत से ही रूप अभिष्ट बनेगा, पहले उपदा दीर्घ कर लो। अर्थात सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से पहले उपधा दीर्घ कर लेंगे, परत्व के कारण। पर है ये सूत्र, परत्व माना पर में है ये सूत्र, तो सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से उपधा दीर्घ करने से क्या होगा, उपधा आप जानते हैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व जो है वो उपधा होती है, तो इसकी उपधा जो है जकार उत्तरोत्तर आकार है। तो दीर्घ करेंगे, तो दीर्घ करने से क्या बन जाएगा, राजान। दीर्घ करने से क्या बन जाएगा, राजान। सकार पर में है ही ऐसा का ऐसा ही। ऐसी स्थिति में अब यहां आप न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, देखो लग जाएगा, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से क्या करेंगे आप, नकार का लोप कर देंगे। नकार का जैसे ही लोप हुआ तो नकार का लोप हो जाने से, क्योंकि यहां पर हलगाभ्यो दीर्घास्तुति से तो सकार का लोप उसके बाद हो ही जाएगा, तो रूप क्या बन गया, क्योंकि पहले हमने क्या किया, उपदा को दीर्घ कर लिया, फिर सकार का लोप कर लिया। ठीक है, सकार का लोप आप जानते ही हैं, हलगाभ्यो दीर्घास्तुति स्पष्टम हल से हो गई। परत्व के कारण पहले सर्वनाम स्थाने च संबुद्धों से उपदा दीर्घ किया, फिर हलगाभ्यो दीर्घास्तुति से सकार का लोप कर लिया,
अब इसके बाद न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से क्या हो गया, नकार का लोप हो गया। तो नकार का लोप हो जाने से रूप क्या बच गया, राजा। रूप क्या बच गया, राजा। तो प्रथमा का एक वचन रूप सिद्ध हुआ, राजा। अब स्थिति क्या है, राजन धन औ। राजन धन औ की स्थिति में आपको सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से क्या करेंगे, उपधा को दीर्घ कर लेंगे, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो है ही, और संबुद्धि च संबुद्धौ का मतलब क्या है, संबुद्धि को छोड़कर, और स्थान संबुद्धि को छोड़कर भी है। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से राजन धन औ की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उपधा को दीर्घ कर सकते हैं। तो फिर से क्या बन गया, राजान धन औ। तो राजान धन औ की स्थिति में क्या कर सकते हैं, राजान धन औ की स्थिति में आपको सामान्य जो है मिला देना है। तो सामान्य रूप से मिला देने से क्या बन जाएगा, राजान औ। समझ में आ रहा है ना, हाँ, राजान हो गया और औ है तो मिला देंगे, क्योंकि अजादि विभक्ति में कोई सूत्र विशेष कुछ लग नहीं रहा है। तो क्या बन गया, प्रथमा का द्विवचन राजानौ। उपधा दीर्घ हुई है, ठीक है। सर्वनाम स्थानों में क्योंकि उपधा दीर्घ होगी, आगे भी सर्वनाम स्थान ही है, क्योंकि सर्वनाम स्थान यहाँ पर कितने मिलते हैं आप जानते ही हैं, 8 होते हैं। उसमें संबुद्धि को छोड़ दो उपधा दीर्घ करने के लिए, तो बाकी में करते हैं अभी। तो आगे फिर राजन धन सुऔ जस, जस में जकार चला गया, तो जकार चला गया चुटू से, हलंत चुटू से इसके इत, और अदर्शनम लोपा तस्य लोपा से लोप हो गया। और क्रम वो भी ध्यान रखेंगे कि अस बचा, तो अस में सकार भी हलंत्यम से इत प्राप्त थी, लेकिन विभक्ति संज्ञा हो गई, क्योंकि विभक्ति संज्ञा हो जाती है। सुप्तिंगों विभक्ति, तो सुप की और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है, तो सुप के प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हो गई। सुप प्रत्यय है तो विभक्ति संज्ञा हो जाने से ना विभक्तो तुस्माह लग गया, तो उससे जो है विभक्ति के जो सकार है विभक्ति में उसका लोप नहीं हुआ, उसके सकार का। ये सब भी क्रम आपके मस्तिष्क में बैठा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, फिर से उपधा दीर्घ होगी, तो राजान हो गया, और अस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, राजा नह। क्या बन गया, राजा नह। और अम की स्थिति में फिर से उपधा दीर्घ हुई, तो क्या बन गया, उपधा दीर्घ होके राजानम, क्योंकि अम है फिर मिला देना है। फिर आउट, क्योंकि आउट तक तो सर्वनाम संज्ञा चलती ही है, तो यहाँ को विचार की बात ही नहीं है। फिर राजान हो गया, आउट का औ पहले ही जैसे बनाया था प्रथमा का, ऐसे द्वितीय का द्विवचन बन जाएगा, राजा नौ। उसके बाद स्थिति है हे राजन धन सु। हाँ, संबुद्धि का बना लेते हैं, हाँ संबुद्धि का बना लेते हैं। तो हे राजन धन सु, ये तो इसीलिए बनाए यहाँ पर ये, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा थी ना, तो सर्वनाम संज्ञा बन गई। अब संबुद्धि में विशेष कार्य होगा ना, तो उसको लेके फिर संबुद्धि को बना लेते हैं। तो संबुद्धि में क्या होगा, सस को बना लेंगे। तो संबुद्धि में क्या होगा, हे राजन धन सकार। हे राजन धन सकार की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा तो सु की हो ही गई। अच्छा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ उपधा दीर्घ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि संबुद्धि में मैं कार्य नहीं करूंगा, च असंबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि में मैं नहीं करूं कार्य, तो उपधा दीर्घ होगी नहीं। अच्छा, हलगाभ्यो दीर्घा श्रुति स्पृक्तम हल से सुलोप तो मिल ही रहा है, चलो कर लेते हैं। तो हे राजन, हे राजन की स्थिति में सुलोप कर लीजिए, उपधा दीर्घ हुई नहीं है, राजान नहीं बना अभी। पहले जो राजान बनता था अब राजान नहीं बना। हे राजन,
अब हे राजन हो गया, सु का लोप हुआ। अब यहां भी न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप तो प्राप्त है हे राजन की स्थिति में भी, लेकिन वो नकार का लोप करना नहीं चाह रहे हैं, तो नकार का लोप हे राजन की स्थिति में ना हो, इसके लिए ही सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जो निषेध सूत्र है। ध्यान रखना, ये निषेध सूत्र है। नगी संबुद्धयोः सूत्र है, नगी संबुद्धयोः। नगी संबुद्धयोः 8-2-8। सूत्र में पद देख लेते हैं। ना एक पद है, षष्ठी एक वचन है, और गी संबुद्धयोः एक है, सप्तमी द्विवचन है। सूत्र क्या कह रहा है? लोपः की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से। सूत्र कह रहा है नस्य लोपो न ज्ञौ संबुद्धौ च। नस्य लोपो न, नकार का लोप ना हो, नकार के स्थान पर लोप ना हो, अर्थात नकार का लोप ना हो। कब ना हो? ज्ञौ मतलब गी की बनी है ये सप्तमी, गी पर में हो या संबुद्धि पर में हो, या तो पर में गी हो सप्तमी एक वचन, या फिर पर में संबुद्धि का सु हो। क्योंकि एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा हुई है इसकी, तो या तो संबुद्धि पर में हो या गी पर में हो। ऐसी स्थिति में क्या ना हो? लोप ना हो नकार का। तो नकार का लोप करना नहीं चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया। तो नकार का लोप नहीं हुआ तो रूप क्या हुआ? हे राजन। निषेध सूत्र है ये। अब इसी सूत्र पर एक वार्तिक पढ़ा गया विशेष परिस्थिति को रखते हुए, क्योंकि आगे ऐसी विशेष परिस्थिति आएंगी समास में। तो समास में जब ऐसी स्थिति आएंगी तो इस प्रकार के प्रातिपदिक के रूप इत्यादि सिद्ध करने में, क्योंकि समास पे जब हम कार्य करते हैं तो समास को सीखने के लिए हमें विभक्तियां पता होना चाहिए। रूप सिद्धि कैसे हुई है वो हमें जब तक आइडिया नहीं होता तब तक हमें नहीं होता। तो आगे जो है वार्तिक इसी पे जो पढ़ा गया है वो वार्तिक प्रकट हो रहा है। न उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्यः। उसमें है नकार, नाम नहीं है, नकार नहीं है, यमगणना वाला नकार है। उत्तर पदे वार्तिक मिल गया। हाँ, उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्यः। क्या कह रहा है ये वार्तिक? वार्तिक कह रहा है कि ये देखो ना, गांव में ये एचो यवा यावा लगी हुई है। ये गांव को निकालोगे तो गाँव हो गया ना, इसको निकालोगे आप तो इस प्रकार हो गया ना। बोर्ड पर लिखा है हमने गाँव, और फिर क्या है? उत्तर पदे। इस तरह से आप विच्छेद कर सकते हैं। समझ में आ गया ना ये? तो यानी गी की ही तो गाँव बना ना, तो इस तरह से थोड़ा सा पता होना चाहिए ना हमें। गी की सप्तमी तो है ना ये, और सप्तमी का तो मतलब ही होता है पर में रहने की कोई बात होगी, और उत्तर पदे भी सप्तमी है। तो इस तरह से दो पद है ना इसमें, सप्तमी एक वचन, एक गाँव सप्तमी एक वचन निकल गया, उत्तर पदे भी सप्तमी एक वचन निकल गया। तो ये आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, ये सप्तमी है। तो क्या कह रहा है वार्तिक कि यदि उत्तर पद परक
गी के परे होने पर, उत्तर पद परक गी के परे होने पर न गी संबुद्धयो सूत्र का निषेध कहना चाहिए। एक निषेध सूत्र आया, न गी संबुद्धयो, निषेध का भी निषेध कर दिया वार्तिक ने। क्या कह रहा है? उत्तर पद परक गी के परे होने पर न गी संबुद्धयो सूत्र का निषेध कहना चाहिए। अर्थात ये न गी संबुद्धयो सूत्र का भी निषेध कर दिया। हम किसी चीज का अभाव कहें और अभाव का भी अभाव कह दे तो वही चीज प्रकट हो जाएगी। ये कहने लगे कि घटो अस्ति, ऐसा बोले हम यदि कि यहाँ घट है, घटो अस्ति कहें, घट है यहाँ पर, घड़ा है यहाँ पर, और फिर ये कहने लगे कि घड़े का अभाव है यहाँ पर, तो अभाव हो गया। और यदि हम इसी को ऐसे बोल दें कि घड़े के अभाव का अभाव है, घट के अभाव का अभाव है, तो घट ही प्राप्त हो गया ना, अभाव का अभाव। बात समझ में आई? इसी तरह न लोपा प्रातिपदिकांतस्य का निषेध किसने किया था? न गी संबुद्धयो ने। क्या कहा था सूत्र ने? कि यहाँ नकार का जो लोप है उसका लोप ना हो। ठीक है। और वार्तिक क्या कह रहा है? कि न गी संबुद्धो न लगे, अर्थात जो नकार का लोप ना होने के लिए बात कही थी और फिर उसकी भी बात काट दी, तो अंततः बात क्या प्राप्त हो गई? क्या चीज प्राप्त हुई हमें? कि लोप हो, इस तरह प्राप्त हो गया, क्योंकि निषेध का निषेध कर दिया। जो बात काटी थी उस कटी हुई को काट दिया। देवदत्त हंत्री हतन न्याय, क्या होता है उसमें? देवदत्त को मारने के लिए यज्ञदत्त चला और यज्ञदत्त जैसे मारने के लिए चला, यज्ञदत्त को पहले ही विष्णुदत्त ने मार दिया, तो देवदत्त बचा रहेगा कि नहीं रह गया? देवदत्त को मारने के लिए यज्ञदत्त चला था, लेकिन यज्ञदत्त को पहले ही देवदत्त ने शूट कर दिया, तो ऐसा कैसे ही रह गया ना। तो इस तरह से निषेध का निषेध हो जाने से वही भाव वस्तु रह गई। अभाव का अभाव कहोगे तो भाव ही रह जाएगा। अब ये उत्तर पद और पूर्व पद किसको कहते हैं? तो समास जब हम करते हैं तो जो इसमें समास में अंतिम पद होता है सरल भाषा में, उसको हम कह देते हैं उत्तर पद, और जो आदि पद होता है उसको कह देते हैं पूर्व पद। एक उदाहरण ले लेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लेंगे तो क्या होगा? जैसे राज्य पुरुषः, राजपुरुषः का विग्रह होता है। ऐसे एक विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। सामान्य रूप से आप विग्रह कर दीजिए, अलौकिक विग्रह हो गया, मतलब उसको तोड़ के रख दिया। और यदि उसका विभक्ति के साथ तोड़ के उसको रखोगे तो वो अलौकिक विग्रह हो गया। अब राजपुरुषः को यदि हम कहें अलौकिक रूप से तो वो होता है राज्य पुरुषः, राज्य पुरुषः। ज और या जिसको गया बोलते हैं ना, गकार, वो गकार नहीं होता। यज जो होता है, यज जा और यकार होता है, उसमें संयुक्त वर्ण। जकार वो यकार होता है, लोग उसको गकार बोलते हैं, वो गलत है। तो राज्य पुरुषः ऐसा। तो राज्य पुरुषः में क्या होता है? समास जब देखेंगे हम तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। राज्य पुरुषः ऐसा लिखेंगे। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के लिए हम ये देखेंगे, पहले आप इसमें उत्तर पद और पूर्व पद समझ लीजिए। तो राज्ञ जो पहले बैठा है वो पूर्व पद कहलाएगा, और पुरुषः बैठा है, ऊपर लिखा है हमने राज पुरुषः और नीचे लिखा है थोड़ा विभक्ति तोड़ के राज्ञ पुरुष, आगे भी आएगा। पहले पूर्व पद उत्तर पद समझ लीजिए। पुरुषा जो हो गया इसमें ये उत्तर पद हो गया, क्योंकि वार्तिक में उत्तर पद की बात कर दी ना, इसलिए उत्तर पद पता होना चाहिए उत्तर पद क्या होता है। उदाहरण ले लेते हैं ना, एक बड़ा सुंदर उदाहरण लेते हैं, पुस्तक का उदाहरण ले लेते हैं। जो पुस्तक में उदाहरण दिया है वही ले लेते हैं। ब्रह्मनिष्ठः उदाहरण दिया हुआ है पुस्तक में। ब्रह्मनिष्ठः का किस प्रकार अलौकिक विग्रह, पहले समास किस प्रकार होता है? ब्रह्मनिष्ठः का अर्थ करने के लिए समास करना पड़ता है। तो ब्रह्मनिष्ठः का जब अर्थ करना चाहेंगे हम, शब्द है ब्रह्मनिष्ठः। अब ये ब्रह्मनिष्ठः शब्द का जब हम अर्थ करने जाएंगे तो कैसे करेंगे इसका अर्थ? समास से ही अर्थ होता है व्याकरण में, संस्कृत में। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठः, सप्तमी। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो,
ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द बहुत विकृत हो गया है, इसमें बड़ा प्रदूषण भर दिया है लोगों ने, उल्टे सीधे इसके आइडिया निकालते हैं ब्रह्मनिष्ठ के। तो ब्रह्मनिष्ठ के दो प्रकार लोक में आजकल लोग जो है अर्थ करने, एक अर्थ लोगों ने विशेष कर लिया है कि जो जिसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई हो उसी को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, ब्रह्मणी सप्तमी विभक्ति, ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्म में निष्ठा यस्य जिसकी हो, सह ब्रह्मनिष्ठ, उसको भी ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। अर्थात जो परोक्ष ज्ञानी है, शास्त्र अध्ययन कर लिए हैं और शास्त्र अध्ययन करके अब दिन रात वेदांत शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्म में निष्ठा तो हो ही जाएगी उनकी, भले अपरोक्ष अनुभूति उनको नहीं हुई है, उनको भी ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। तो वो भी आजकल जो टाइटल लोग लगा लेते हैं अखाड़े में या कहीं भी, बहुत से महात्माओं ने लगा रखे हैं टाइटल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो एक दृष्टि से वो गलत नहीं है, क्योंकि श्रोत्रिय शास्त्र उन्होंने अध्ययन कर लिए और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में उनकी निष्ठा है, तो ब्रह्मणी निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ। दूसरा इसका अर्थ ये भी निकालते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो इसका ये अर्थ है ब्रह्मणी निष्ठा यस्य से ब्रह्मनिष्ठ, अर्थात ब्रह्म में जिसका विश्वास हो वो ब्रह्मनिष्ठ है। और दूसरा इसका अर्थ जो रूढ़ हो गया है वो यह भी हो गया है कि जिसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई हो, परोक्ष नहीं साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई हो, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो वो निर्भर करता है किसके लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो उस हिसाब से फिर संगति लगा के अर्थ देखना पड़ता है। व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्मणी निष्ठा यस्य से ब्रह्मनिष्ठ। अब ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द को क्यों बता रहे हैं, इसमें समास देखिए, ब्रह्मणी, अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, ब्रह्मनिष्ठ का अलौकिक विग्रह करेंगे। तो ब्रह्मनिष्ठ का जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह कैसे होगा, ब्रह्मणी क्या थी, सप्तमी, और किसकी सप्तमी है, ब्रह्मणी, ब्रह्मन शब्द की। ये रूप तो बनाएंगे ही ब्रह्मन का भी, अब तो ये हलंत चल ही रहा है, हलंत पुल्लिंग और नकारांत, अब तो ये आ ही गया है सामने, तो ब्रह्मन का भी आत्मन का भी ये सब रूप बनने ही होंगे आपके सामने, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ब्रह्मन, और ब्रह्मन से बाद में फिर लिखेंगे आप गी, ये समास में इस प्रकार ही क्रम है तोड़ने का, ब्रह्मन गी, तभी तो ब्रह्मणी बना ना, ब्रह्मन गी। और निष्ठा जो है, निष्ठा में क्या है, निष्ठा में सु प्रत्यय है, तो निष्ठा सु, ऐसे लिखने को बोलते हैं अलौकिक विग्रह। ब्रह्मणी गी सप्तमी भक्ति है, क्योंकि ब्रह्मणी बनाया ब्रह्मन से, ब्रह्मन गी निष्ठा सु, ऐसे लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह बोलते हैं। तो ब्रह्मन गी निष्ठा सु, तो अब देखो इसमें ब्रह्मन से, ब्रह्मन इसमें पूर्व पद है और निष्ठा इसमें जो है उत्तर पद है। अब इसमें देखो आप, वो जो बताया था आपको, तो गी परक है कि नहीं है, जो बात कही थी गी परक की बात आई थी, अब तो गी परक है इसमें, तो अब गी तो पर में है ही इसमें, ऐसा बोला था ना, इसने क्या कहा था, उत्तर पद परक गी, उत्तर पद परक गी, अर्थात गी उत्तर पद से पहले ही बैठा है, उत्तर पद परक है, यानी गी से पर में उत्तर पद है कि नहीं है, उत्तर पद परक गी है। ये ऐसी स्थिति बना दी ना, ऐसी स्थिति के लिए आया है ये वार्तिक, इसीलिए ये इतनी सारी बातें बतानी पड़ी, ये समास में बताना होता है। उत्तर पद परक गी हो, अर्थात गी से पर में कोई उत्तर पद हो, इसका ये मतलब है। ये शब्द जो बोला उत्तर पद परक गी, इसका मतलब है कि गी जो है उससे पर में उत्तर पद है, उत्तर पद परक है, इसलिए गी। ऐसी स्थिति हो तो इसके परे होने पर न गी संबुद्ध हो, जो है वो नकार का लोप जो है वो हो जाए, यही तो मतलब निकला ना इसका। यदि इसका भाव निकाले सूत्र का, तो क्या कहना चाह रहा है, ये वार्तिक का भाव निकाले हम सीधी सरल भाषा में, तो पहले क्या किया था, नकार का लोप प्राप्त था, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य से, यहाँ भी नकार का लोप प्राप्त हो जाता। फिर आगे जाके नकार का जो लोप है उसको काट दिया किसने, न गी संबुद्धयो से, तो यहाँ पे भी क्या करता, गी पर में है, यहाँ पे भी ब्रह्मन के पद में गी और संबुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता, तो नकार का लोप नहीं होता, फिर नकार का लोप होना ही नहीं था। लेकिन गांव उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य ने क्या कह दिया कि यदि उत्तर परक गी आ जाए तो न गी संबुद्धयो को निषेध करना चाहिए, अर्थात जो नकार का लोप न करने के लिए मना कर रहे थे उस नकार का लोप कर दो, क्योंकि यदि यहाँ नकार का लोप ना हो ब्रह्मन की निष्ठा सु में,
तो जो पद हमारा बनने वाला है ब्रह्मनिष्ठा वो बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि ना लोप प्रातिपदिकांतस्य लगेगा नहीं तो वो ब्रह्मन रह जाएगा और से बनेगा ही नहीं हमारा। तो इसीलिए ये पहले निषेध सूत्र कहा, और निषेध सूत्र का भी निषेध जो है वो वार्तिक से करा दिया। तो अभाव का अभाव क्या होता है? भाव होता है, ये तो न्याय की परिभाषा आप समझते ही हैं। तो अभाव का अभाव क्या है कि भाव प्रकट कर दिया, निषेध का निषेध करके जो विधि थी उसको प्रकट कर दिया। तो विधि क्या थी? न लोप प्रातिपदिक अंतस्य। तो यहां से नकार का लोप प्राप्त होके फिर रूप सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मनिष्ठा। इसी के लिए इतनी बातें ये समझानी पड़ी। आगे समास में भी ये आएगी, लेकिन चूंकि ये वार्तिक जो है वो नागी समुद्दयों पर ही पढ़ा गया था, इसलिए इसकी व्याख्या करनी जरूरी थी। ठीक है, तो चिंतन करना इस पर, यदि फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से भी बता देंगे। अब स्थिति क्या आ गई? राजन धन शस। राजन धन शस की स्थिति में शस का बचा अस, सर्वनाम स्थान तो है नहीं, राजन धन शस की स्थिति है। राजन धन शस की स्थिति में अस बच गया, सर्वनाम स्थान है नहीं। सर्वनाम स्थान ना होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सर्वनाम स्थान संबुद्धाओं से और बता दीर्घ इत्यादि हो नहीं रही। अच्छा, आपने सूत्र पढ़ा, अभी पीछे पढ़ के आए आप, अल्लोपो अनह। ऐसा जब भी कहीं अन मिलता था तो ये अल्लोपो अनह मुंह मारने आ जाता था। जैसे किसी को अच्छा भोजन मिले और एकदम पहुंच जाए। तो राजन धनस की स्थिति में ये देख रहा है कि ये अन्न तो मुझे मिल ही रहा है और कोई चीज है नहीं, सर्वनाम स्थान इत्यादि है नहीं, तो मुझे थोड़ी जगह मिल गई काम करने के लिए, क्योंकि भा संज्ञा मांगता है सूत्र। अल्लोपो अनह जो है ये भा संज्ञा मांगता है। अब भा संज्ञा यहाँ प्राप्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि यकार आदि और अजादि व्यक्तियों में भा संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो भा संज्ञा आगे खड़ी हो गई। तो भा संज्ञक अन का ये लोप कर देता है। तो भा संज्ञक तो राजन है और भा संज्ञक क्या? अन है। इसमें जकार उत्तरोत्तर आकार और नकार अन हो गया। अन के आकार का लोप करता है, अन का नहीं करता लोप, अन के आकार का लोप करता है। आपने अभी पढ़ा था अल्लोपो अनह। भा संज्ञक यदि अन मिल जाए तो उस अन में अन के आकार का लोप हो जाए। कहां पढ़ा था? बताएगा कोई विद्यार्थी? हाँ, वाउट पढ़ा था। अच्छा, हाँ, विश्वास शब्द के लिए उस समय पे क्या किया था वहां पर? और अन किससे किया था? अन किससे किया था कि फिर उसको अन के आकार का लोप करना पड़ गया? अन भी तो किया होगा किसी से। पहले अन किया था, फिर अन करके अनंगादेश हुआ था, याद है? ठीक है, तो अनंगादेश हुआ था वो देख। तो अब यहां पर क्या है? भासंज्ञक अन के आकार का लोप है, लोप कर दीजिए। लोप करोगे तो जकार उत्तरोत्तर आकार का लोप हो जाएगा। तो जकार कैसा हो जाएगा? हलंत वाला। जो राजन था, ये जकार में जो आकार था वो उसका लोप हो गया, तो ये राजन हो गया। ऐसा राजन था, आकार था। अब बोलने में तो क्या होता है, ये जो हलंत शब्द होते हैं इसमें ना बोलते बोलते भी आकार कभी कभी निकलता ही है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की शक्ति नहीं होती हलंत शब्द, हलंत वर्णों की। इसलिए वो कई बार बोलते ना चाहते हुए भी मुंह से निकलेगा ही वो। तो राजन हो गया ये। तो जकार उत्तरोत्तर आकार जो है वो लोप हो गया अल्लोपो अनह से। ठीक है, राजन धन अस की स्थिति प्राप्त हो गई। अब ऐसी स्थिति में आपको कौन सा सूत्र प्राप्त है? स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु क्या कहता था? सकार तवर्ग का योग यदि शकार चवर्ग के साथ प्राप्त हो जाए तो सकार तवर्ग को शकार चवर्ग ही आदेश हो जाए। यथा संख्यम अनुदेश समानाम से उसमें लग जाता था। तो नकार जो है इसमें वो तवर्ग का है और जकार जो है वो चवर्ग का है। तो नकार को चवर्ग का आदेश हो जाएगा। तो नकार को क्या आदेश हो जाएगा यहां पर? यकार। हाँ, ठीक है, अस है ही पर में। तो अब ज और या जो है ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त ज और या को मिला के एक विशेष वर्ण आता है, ये इस प्रकार का ज्या। अब ये लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी होता है जा और या। ये तो क्या है, इसका स्वरूप ऐसा बन गया। का और शा मिला रहता है तो वो क्षत्रिय का श बन जाता है, उसका स्वरूप ऐसा। वो व्याकरण में एक स्वरूप वैसा लिखने का एक क्रम है। वो कोई अपूर्व वर्ण नहीं है कि वो कोई नया वर्ण नहीं है, आप ऐसे नहीं समझो। खाली उसका स्वरूप ऐसा है। वो जो वर्ण हमारे पास है उन्हीं को मिलकर एक वर्ण है, संयुक्त वर्ण ही है वो, कोई अपूर्व वर्ण नहीं है। तो ये ज्या होता है। तो
और अस मिला दोगे तो रूप क्या बन गया, अस मिलाने से, क्योंकि फिर अस मिलाओगे आप तो आपका ये जिया जो है ये पूरा हो गया, हलन तथा आकार मिला तो पूरा होगा। अजहीनम व्यंजनम परेण सही योजनम, तो रूप सिद्ध हो गया राज्य हो। ठीक है, ये रूप सिद्ध हो गया हमारा प्रथमा द्वितीय द्विवचन का। तो ज्या और यहाँ का तो आपने समझ ही लिया, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं। तो अब तृतीय विभक्ति आ गई, राजन धन टा, राजन धन टा की स्थिति आ गई। राजन धन टा की स्थिति में क्या बच गया, अकार मात्र शेष बच गया। अकार मात्र शेष बच जाने से आकार, आकार राजन धन टा में आकार आ बच गया टा का। फिर से यहाँ पे आपको लोपो अनह, क्योंकि भा संज्ञा तो यहाँ भी है, टा में भी आजादी प्रत्यय है, फिर से आपको वही के वही क्रम लगा देना है। इसमें पहले भा संज्ञा अन के आकार का लोप कर दो, जकार हलंत वाला हो जाएगा, उसके बाद उसमें सुचुत्व कर दो, सुचुत्व करने से उसमें जो नकार है वो यकार में बदल जाएगा, तो राज्य हो जाएगा, और आ मिला दोगे तो क्या हो गया, राज्य, ऐसे बन गया, राजा नहीं राज्य। इस प्रकार का प्रयोग सिद्ध हो गया। किसमें हुआ ये प्रयोग सिद्ध, तृतीया एक वचन में, ये राजा का रूप चल रहा है। अच्छा, फिर क्या आ गया हमारा, राजन धन व्याम की स्थिति। राजन धन व्याम की स्थिति में अब आप देखो यहाँ पर न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से इसका पदांत नकार का लोप है, क्योंकि ये पदांत यहाँ पद संज्ञा हो जाती है ना राजन की। किससे हो जाती है पद संज्ञा, पहले बताया था, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से इसकी यहाँ पर पद संज्ञा हो जाती है। तो पद संज्ञा हो जाने से यहाँ पर क्या हो गया, न लोपा प्रातिपदिकांतस्य प्राप्त हो जाता है, न लोप, क्योंकि ये प्रातिपदिक भी है और इसकी पद संज्ञा भी हो गई, दोनों बात हो गई, क्योंकि ये सूत्र कार्य उसी तरह करता है। तो पदांत नकार का लोप यहाँ पर प्राप्त है। तो पदांत नकार का अभी स्थिति क्या आ गई हमारी, राजन धन व्याम, राजन धन व्याम। राजन धन व्याम की स्थिति में नकार का लोप कर दीजिए। नकार का लोप किससे कर देंगे, न लोप प्रातिपदिकांत से, तो क्या बच गया, राजधन व्याम। राजधन व्याम की स्थिति में अब यहाँ पे आपको सुपीचे प्राप्त है कि नहीं है, सुपीच, क्योंकि जकार जो है वो अदंत है, तो कार्य कर सकता है राम की तरह। रामधन व्याम की स्थिति में जैसे प्राप्त होता, ऐसे राजधन व्याम की स्थिति में सुपीचे प्राप्त है। सुपीचे क्या करता था, दीर्घ कर देता, जैसे वहां पे क्या करता, रामाभ्याम ऐसे करता था ना, ऐसे ही बना देगा राजाभ्याम, लेकिन बनाना नहीं है, राजाभ्याम करना अभिष्ट नहीं है, इसलिए राजधन व्याम की स्थिति में ही नया सूत्र प्रकट कर रहे हैं। न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति। तुग है ये, हाँ आगम किया था ना तुक का, वो वाला है, तुंग नहीं है, तुग है, गकार है, ककार से गकार हुआ है, तुक है ककार से गकार हुआ है, जलाम जसोन्ते से, जब अगला जस आदेश करता है। सुप, न लोपः सुप स्वर, देखो कितनी बात हो रही है, सुप की बात हो रही है, स्वर की बात हो रही है, संज्ञा। न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधि, न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु। कृति, 8-2-2 सूत्र में न लोपः एक पद है, प्रथमा एक वचन, और एक पद है सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु। ये तो आप जान ही दे, देख के पहचान जाएंगे, तुग विधिषु सप्तमी बहुवचन है। अब तो आप रूप बनाने जान गए हैं, तो फिर ये विभक्ति पहचानना, तो क्योंकि सुबंत के बाद जिस जो विभक्ति नहीं पहचान सकता, फिर समझो उसने सुबंत को सही नहीं पढ़ा। सुबंत पूरा होने के बाद या सुबंत पढ़ते समय जब विभक्ति पहचान में नहीं आए, तो समझो उसको फिर उसने पढ़ा नहीं। कृति, क्योंकि प्रातिपदिक कितने सारे आ जाते हैं यहाँ, उनसे बनाते रहते हैं रूप, तो सारे प्रत्यय लगा लगा के, तो वो तो पता ही होना चाहिए, फिर देखते ही एकदम आइडिया होना चाहिए। कृति सप्तमी एक वचन, जब पूरा सुबंत हो जाएगा तब आपको प्रत्येक पद की प्रातिपदिक और उसका
उसका विभक्ति पता होना चाहिए। तो सूत्र में पद है एक नलोपः, सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु दूसरा पद है, कृति तीसरा पद है। 3 पदों का सूत्र है। सूत्र क्या कह रहा है? सुप विधाऊ, सुप विधि की बात हुई है, पकार को बकार हुआ है जलामजसवंते से, ये आप जानते हैं। सुप विधाऊ, स्वर विधाऊ, विधि का क्या बना? विधाऊ। सुप विधाऊ, स्वर विधाऊ, संज्ञा विधाऊ, सप्तमी लगाई ना, विधि से विधाऊ बनाया। शुभ विधाऊ, स्वर विधाऊ, संज्ञा विधाऊ, कृति तुग विधाऊ च। देखो कितनी विधि है, सुप विधि हो, स्वर विधि हो, संज्ञा विधि हो, और या कृदंत की तुक विधि हो, क्योंकि तुक का आगम पहले भी हुआ है। तुक 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 आपने पहले भी करके आए हैं, आप पहले भी तुक करके आए हैं। छेचा, दीर्घात्वा, उन सब में आप तुक करके आए थे। उस तुक की बात नहीं हुई। जो कृदंत जब आप बनाएंगे, कृत प्रत्यय आएंगे, वो जो तुक है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि तुक ये वो तुक है, वो तुक का आगम है। जो तुक का आगम हम पहले छेचा सूत्र में, पदांतद्वा सूत्र में करके आए हैं, वो तुक नहीं है ये। तो छेचा की स्थिति में वो जो तुक हुआ वो नहीं है, ये कृत संज्ञक जो कृत प्रक है, यानी जो आगे आप कृदंत के रूप बनाएंगे उसमें जब वो तुक विधि कराएंगे वो वाले आगे आएंगे। तो बस इतना ही संस्कार अभी रखो कि ये उस तुक विधि की बात हुई है। सुप विधि हो, स्वर विधि हो, संज्ञा विधि हो, या कृत प्रक तुक विधि हो, ये जो 4 हैं, यदि ये हो तो इनमें नकार का लोप जो है वो असिद्ध है। नकार का लोप असिद्ध है, अर्थात जो नकार का लोप हमने कया है न लोप प्रातिपदिकांत से, वो असिद्ध माना जाएगा। असिद्ध का मतलब क्या है आप ये जानते ही हैं। जब असिद्ध कह दिया जाता है तो उस सूत्र को फिर वो लोप दिखता नहीं है, हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है। तो सुप विधि हो, संज्ञा विधि हो, स्वर विधि हो या तुक विधि हो। सुप विधि किसे कहते हैं? जैसे सुबंत प्रत्यय हम पर में लगा के विधि कर रहे हैं, कैसे है? राज से पर में सुबंत प्रत्यय है, ये विधि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अतो भिस अइस के स्थिति में सुप के, क्योंकि सुप विधि 2 प्रकार की है। एक सुप विधि वो है कि पर में कोई सुप प्रत्यय हो तब कोई विधि करे, तो राजधन व्याम में जो है पर में सुप प्रत्यय है वो विधि कर रहे हैं। दूसरी सुप विधि ये हो सकती है कि पर में सुप प्रत्यय है और सुप प्रत्यय के स्थान पर कुछ बैठता हो, जैसे अतो भिस अइस में भिस के स्थान पर अइस बैठता है, वो भी सुप विधि है। 2 प्रकार की सुप विधि हो गई। एक वो कि सुप के परे रहते कोई सूत्र हम लगाएं, उसको सुप विधि कहते हैं। ये स्थानीय आदेशों अनल विधाओं में आपको जब किसी विद्यार्थी ने कहा था कि हमें समझ में नहीं आया, स्थानीय आदेशों अनल विधाओं में ये सुप विधि, स्वर विधि ये सब जिक्र चला था, तो वहां किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो अब ये यहाँ क्लियर कर लो। सुप विधि 2 प्रकार की है। एक तो सुप के परे रहने पर, जैसे राज से पर में भ्याम पर में है, तो और फिर राज में हम कुछ कर दें, जैसे अभी राज में दीर्घ कर दें हम, जैसे राम में, राम के पर में भ्याम रहने से हमारा लगता था सुप पर में रहने से दीर्घ होता था। एक तो ये विधि होती है सुप विधि। दूसरी सुप विधि उसको भी कहते हैं जब किसी सुप के स्थान पर कोई दूसरा आदेश ही आके खड़ा हो जाए, यानी सुप पर में भी हो लेकिन उसके स्थान पर ही आके बैठ जाए, जैसे अतो भिस अइस में भिस के स्थान पर अइस आके बैठ जाता है। तो इस प्रकार की 2 प्रकार की तो ये सुप विधि होती है। एक प्रकार की सुप विधि जैसे आत्व करने के लिए हम करते हैं, आकार हो जाता है ना दीर्घ, और दूसरी जो है एत्व करने के लिए, भिस अइस में तो एत्व किया ना, तो एत्व करने के लिए होती है। स्वर विधि अर्थात जो स्वरों के बीच में कोई विधि हो, वो स्वर इत्यादि का जिक्र जो है, जो स्वर विधान किया हुआ हो, वो आगे आप प्रकरणों में देखेंगे। संज्ञा विधि जो किसी संज्ञा को लेकर विधि की गई हो। तुग विधि जो आपके कृदंत प्रत्यय आगे आएंगे, कृदंत में जो कृत संज्ञक जो तुग होता है, कृति इसीलिए कहा, ये तुग विधि वहीं पे आपके काम आएगी। अभी ये जो विधि है सारी, ये जो यहाँ पर इन्होंने ग्रंथकार ने विधि बताई, सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि, तुक विधि, ये सभी की सभी जो विधियां है ना, इनसे संबंधित जो सूत्र हैं वो सभी अष्टाध्यायी के 7.25 अध्यायों में है, और 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है, ये सिद्धांत हम देख के आए। इसीलिए ही ये जो 7.25 अध्याय की विधियां हैं, सुप विधि, स्वर विधि, क्योंकि सुप विधि के सूत्र, स्वर विधि के सूत्र, संज्ञा विधि के सूत्र, तुग विधि के सूत्र, ये सब 7.25 अध्यायों में हैं। और ये जो लोप का सूत्र है, ये जो नालोपा प्रातिपदिकांतस्य का सूत्र है, ये जो लोप के जो सूत्र हैं, ये लोप के जो सूत्र हैं वो जो है त्रिपादी में है।
तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये लोप के सिद्ध, लोप के रूप, जो लोप के जो सूत्र हैं, लोप के सूत्र से को असिद्ध मान लेती हैं ये विधियां जो हैं जो नकार लोप है वो उसको असिद्ध मान लेती हैं। तो आप कहोगे कि ये तो बात हम पहले ही जानते थे, इसमें कौन नई बात बता दी आपने, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम सूत्र में ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी जो होती है वो असिद्ध होती है। तो कह रहे हैं कि सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, अर्थात कोई चीज सिद्ध हो पहले से और फिर उसको ही कहा जाए बार बार, तो इसका मतलब समझो कि वो नियम बना दिया, अर्थात ये बात पहले ही सिद्ध थी। यदि आप विचार करके देखते तो सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि, तुग विधि, ये सब जो है 7.25 अध्यायों में है, और 7.25 अध्याय में इनके रहते हुए नकार का लोप सिद्ध अपने आप ही माना जाएगा, क्योंकि वो त्रिपाद में है। तो सूत्र को गढ़ने की जरूरत ही क्या है अलग से एक पाणिनि जी ने। और यहाँ तो कहते हैं कि अगर वैयाकरण को कोई एक हलंत, एक कोमा, कुछ भी कम मिल जाए तो उसको तो पुत्रोत्सव मनाता है। तो यहाँ पर न लोपा, सुप, स्वर, संज्ञा, तुग विधि, सुकृति सूत्र को नया क्यों गढ़ना पड़ा? तो कह रहे हैं कि यह नियम सूत्र है, और नियम सूत्र का मतलब वही होता है कि अब ये बात बिल्कुल नियम बन गई, पक्की हो गई। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, अर्थात जो चीज पहले सिद्ध थी उसको नियम बना के और जो है हमने परिपक्व कर दिया। क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर तब आपको यहाँ पर सुप विधि और ये इन सब विधियों को आपको नियम बन गया इन सब के लिए। इसमें जो है आप नकार के लोप को असिद्ध मानेंगे, अर्थात नकार दिखता है उसको। अच्छा, तो राजधन व्याम की स्थिति में इसीलिए सुपिच से आत्म प्राप्त नहीं होगा। इस सूत्र का ये कंक्लूजन निकल के आया कि राजधन व्याम जो है सुपविधि है, और सुपविधि को जो है यहाँ अभी भी राजन दिख रहा है, राज नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सुपिच आत्व नहीं करेगा। तो जब वो आत्व नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राजधन भिष की स्थिति में भी वही होगा। राजधन भिष की स्थिति में क्या है? वहां पर राजधन भिष में भी सुपविधि है। सुपविधि में फिर से उसको अतो भिष आइस तो प्राप्त था, लेकिन वो भी नहीं लगेगा, तो वहां भी वही स्थिति होगी। तो दोनों को इसलिए बता दिया, राजधन व्याम की स्थिति भी और राजधन भिष की स्थिति भी, दोनों ही सुपविधि है। सुपविधि में उसको राजन दिखने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? राजधन व्याम की स्थिति में तो सीधा जो है फिर केवल मिला देंगे। तो रूप क्या बन जाएगा? राजभ्याम। राजभ्याम। ये कहानी समझ में आ गई सब? अच्छा, अब जो है राजधन भिष की स्थिति में अतो भिष आइस फिर नहीं लगेगा। क्यों? भिष के स्थान पर आइस फिर से सुपविधि है। तो क्या करेंगे? सीधे सीधे एक सूत्र में जो प्राप्त है वो लगा लेंगे। क्या? बहुवचने जल्येत। बहुवचने जल्येत से एत्व से सुपविद्या। बहुवचने जल्येत में क्या करते हैं? हाँ, बहुवचने जल्येत भी तो यहाँ पर फिर ये भी तो सुपविद्या हो गई ना, ये भी कहाँ आएगा? बहुवचने जल्येत भी सुपविधि है, क्योंकि उसमें भी क्या करना है? वही तो कार्य करना है, उसमें एत्व करना है। तो एत्व तो होगा ही नहीं, यहाँ आत्व और एत्व की है। अतो भी सही हो गया, फिर वहां भी तो बहुवचने जल्येत लगता था बीच में, वो भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? राजधन जैसे भ्याम में हमने क्या किया? मिला दिया सीधे। तो राजधन भिष की स्थिति में भी मिलाएंगे तो राजभिष हो गया। राजभिष की स्थिति में फिर वही से ससजुसो रू विरामो अवसानम खरावसान्यो विसर्जनीय, क्या हो गया? राजभीहि। पहला रूप ऐसा बना है जो ऐसे बैठ गया, राजभीहि। ठीक है, राज्याह, राज्य, राज्याह नहीं, ता था ना, राज्य, राजभ्याम, राजभीहि। आगे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। गे में क्या करेंगे? राजधन क्या आ जाएगा? राजन धन क्या आ जाएगा? गे, गे का बच गया ए, और राजन में जकार का अल्लोपो अनह से अन के आकार का लोप हो गया। तो क्या रूप बन जाएगा मिलाने से? राज्ये, फिर राजभ्याम, राजभ्यः, फिर राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्योः, राज्याम। अब सप्तमी विभक्ति जब आएगी, क्योंकि वो तो सर्वत्र वैसे ही बनते चले जाएंगे, सप्तमी विभक्ति जब आएगी, लेकिन आप लोगों को लिखना है। आप जो अभ्यास हमें भेजते हैं वहां लिख के भेजना है कि इस प्रकार ये हुआ। ये नहीं लिख के भेज देना कि गुरुजी ऐसे ही हो गया। जैसे एक विद्यार्थी ने नकल उतारने के समय पे ये लिख दिया, उसमें कॉपी में, उसमें जो पुस्तक में से कुंजी से नकल उतार रहा था उसमें लिखा हुआ था कि इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ 18 पर देखें, और उसने ऐसा ही लिख दिया। तो इतना मूर्ख नहीं बन जाना, व्याकरण पढ़ते हो आप लोग। तो आपको सिद्ध करके बताना है क्या हुआ। राजधन गी की स्थिति में विभाषा गिश्चयो सूत्र लग जाएगा। क्यों? वो क्या करता है? जो हमारा अल्लोपो अनह, जो अन के आकार का लोप करता था, विभाषा गिश्चयो क्या करता है? अन के आकार का विकल्प से लोप कर देता है।
वैकल्पिक लोप कर देता है, यानी कि एक पक्ष में लोप कर देता है, एक पक्ष में नहीं करता है। तो राजन दनगी की स्थिति होगी, तो राजन दनगी की स्थिति में एक पक्ष में तो जकार का अकार लोप हो जाएगा और एक पक्ष में होगा नहीं, तो दो रूप बन जाएंगे, एक राजी एक राजनी, क्योंकि जिसमें लोप नहीं होगा उसमें सीधा मिला देंगे, तो राजन है और पर में गी का ई बचा तो राजनी बन गया। समझ में आ रहा है? राज्यो हो और राजधन सु, तो क्या सीधे मिला देना है, राजन धन सु था तो राजधन सु बचा, तो राजधन सु की स्थिति में फिर कर देना है क्या, राज सु। और फिर संबोधन का हमने बना ही दिया, हे राजन, हे राजानहु, हे राजाना। उच्चारण कर लेंगे, राजा राजानहु, राजानह, राजानम राजानहु, राज्य हो, राज्य, हाँ यकार है, राज्या राजाभ्याम राजभीहि, राज्ये राजाभ्याम राजभ्यः, राज्यः राजाभ्याम राजभ्यः, राज्य राज्यों हो राज्याम, राज्यम, राज्याम है ना, राज्याम, क्योंकि वहां आम है ना, आम है तो वहीं फिर वही आजादी प्रत्यय है, राज्य राजनी, हाँ अल्लोप होना लग जाएगा, विकल्प तो कुछ है नहीं, राज्यों हो राजसु, हे राजन, हे राजानाऊ, हे राजानह, इस प्रकार ये राजन का रूप जो है सिद्ध हो गया। राजन से संबंधित बहुत सारे रूप होते हैं, वो आप अपनी बुद्धि में फिट करके देख लेंगे। जैसे गौरव एक शब्द है, उसके लिए गरिमन होता है, जैसे शीघ्रता है उसके लिए छेपीमन होता है, जैसे मंदपना होता है उसके लिए मंदीवन होता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं, जैसे प्रेम शब्द होता है उसका प्रातिपदिक प्रेमन होता है, तो प्रेमन भी राजन की तरह चलता है। इस तरह से बहुत सारे रूप जो हैं राजन के वत चलेंगे, तो ये आप जो है देख लेना। अश्वत्थामन, उक्षन, तक्षन, वृषण, मूर्धन, इसी प्रकार के रूप होते हैं। हाँ बहुत समास वाले शब्द हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, समास वाले। चलो ठीक है, ओम। बाकी कल जो है अनध्याय रहेगा, कल अष्टमी है, अब की बार एक तिथि क्षय हो गई है, 4 अध्याय हो गए, पहले बार 4 अनध्याय पहले हो गए और अब की बार अध्याय बढ़ना था, तो लेकिन सप्तमी अब की बार जो है थोड़ा एक तिथि घट गई है, क्षय हो गया, वो शक्ति सप्तमी एक ही दिन पड़ गई है आज, तो अष्टमी जल्दी आ गई, एक दिन कम हो गया पढ़ाई का। चलो खैर, अष्टमी है कल तो अनध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः, पूर्व के सूत्र दोहरा लेंगे और ये जो अभी तक का कार्य है इसको ठीक प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अष्टमी है तो बालकों की तरह खेलने लग जाए, अर्थात किसी बाजार बजरिया में घूमने लग जाए। अपने समय का सदुपयोग करें, जीवन यूं ही मूल्यवान है, बीतता जाए।